प्रिय मित्रों, आज 5 जून 2022, जिसे हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पर जानते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नाम दिया गया। आइए आज थोड़े इसके महत्व को समझें। इसकी शुरुआत 1974 में हुई। पता नहीं 140-42 देशों ने मिलकर के ये देश की शुरुआत, फिर वही वैश्विक शक्तियां हैं जिन्होंने इस दिवस को मनाया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होना चाहिए। अच्छा, पर आप स्वयं देखिए 1974 से आज तक लगभग 48 साल हो चुके हैं। कितना पर्यावरण सुधरा या नहीं सुधरा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया, इसके ऊपर काम जो वाकई कोई होकर एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, यह हमें लग रहा है कि 48 वर्षों के बाद अगर हमारा पर्यावरण पहले से और खराब और खराब और खराब होता जा रहा है, तो क्या यह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे धोखे के अतिरिक्त कुछ है? एक दिन आ जाएगा WED का और लोग बैठ जाएंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो जाएंगी, कॉन्क्लेव्स हो जाएंगे, सरकारें लाखों रुपया खर्च कर देंगी, बहुत से लोग आएंगे, भाषण होंगे, खाना करेंगे, अपना सरकारों का पैसा लगेगा, बेसिकली सरकारों का भी क्या, टैक्स पेयर्स का पैसा लगेगा, और ये पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं होंगी। सब अपने अपना खा पी कर अपने घर चले जाएंगे, और जो वाकई एनवायरनमेंट पर कुछ काम करना है वो वही का वही धरा रह जाएगा। कुछ फाइलें होंगी, कुछ कागज होंगे, कुछ नई स्कीमें बताई जाएंगी, और अंत में जिसको पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो बेचारा वहीं का वहीं उसी तरह पिछले 48 वर्षों से पिस रहा है और आगे भी भयंकर रूप से पिसता जाएगा। इसी के साथ भारत में भी एक नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये NGT की जो शुरुआत करी वो 2010 में की गई। अब NGT की यही बताती है कि 10 साल बाद कौन सी डीजल की गाड़ी खत्म करनी है, 15 साल बाद कहाँ करनी है, हिमाचल में, मनाली में या शिमला में ऐसी जगहों पर कुछ ग्रीन टैक्स लगाना है, गाड़ियां नहीं जाने देनी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात आप करें तो इसके अंदर जो बहुत अच्छी बात नजर आती है कि नेशनल NGT कर क्या रहा है, इसकी प्रस्तावना में ही है। शुरू से जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं उनको अगर आप देखें, इसमें उद्देश्य यह है कि जिन लोगों को पर्यावरण माने जंगलों से को काट करके या किसी और नदियों को काट करके या पहाड़ों को काट करके जो चीजें बन रही हैं, उससे जो लोग विस्थापित हों उनको न्याय दिलाया जाए। पर्यावरण में जो दोष फैला रहा है, जो पर्यावरण का ह्रास कर रहा है, उसको रोका जाए, इस NGT का कोई काम नहीं है। ये इसकी प्रस्तावना में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर जाकर के, NGT की वेबसाइट के ऊपर। तो सिर्फ यही है कि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, इसका मतलब आप जंगल को जरूर काटिए, पर्यावरण जरूर खराब कीजिए, उसके बाद अगर उस जंगल में किसी की रोजी रोटी है, उसको कहां बसाना है, ये काम NGT करेगा। तो हम क्या पर्यावरण को वाकई सुधारना चाहते हैं? ये तो सरकारी संस्था है जो ये कहती है अपने प्रस्तावना में। आपको एक और उदाहरण देता हूं मैं। जब आप मनाली हिल स्टेशन पर एंटर करते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर हिमाचल के बाहर की जो गाड़ी है, जो HP नंबर की गाड़ी नहीं है, उसको वहां पर एक ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। अब अगर इस टैक्स की आप मुद्दा समझने की कोशिश करें, क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि उस हिस्से को हम ग्रीनरी मेंटेन करना चाहते हैं, माने वहां पर पर्यावरण का शुद्ध रहे। तो अगर आपने 200 रुपए को देकर के किसी को 300 रुपए को देकर के एक गाड़ी को जाने दिया, तो पर्यावरण शुद्ध कहां हुआ? ये तो आपकी जेब शुद्ध हुई, हिमाचल सरकार समृद्ध हुई, या भारत सरकार को टैक्स का जो हिस्सा पहुंचता है वो समृद्ध हुई, आपकी जेब समृद्ध हुई, वातावरण कहां से समृद्ध हो गया? और उस पैसे को जो आपने टैक्स लिया, पहली बात तो वो टैक्स दो चीजों में कि हिमाचल की गाड़ियों को तो आप अलाउ करोगे, मतलब हिमाचल की गाड़ियां वहां जाके प्रदूषण फैलाएं, वहां पर जाकर के वो पर्यावरण का ह्रास करे, वो ठीक है। लेकिन बाहर क्या व्यक्ति जो आने वाला है
वो बाहर की जो गाड़ी आने वाली उसको आप मनाली में और ऐसे कई हिल स्टेशन के बाहर लगे हुए हैं एनजीटी के, तो वो पर्यावरण नहीं फैलाएंगे, या दूसरे शब्दों में उनको भी पर्यावरण फैलाने के लिए 200 रुपए का लाइसेंस लेना है। अब ये अच्छा, उसके बाद इस पैसे का वो करते क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है। इतना पैसा, कि अगर आप इतना पैसा गाड़ियों से ले रहे हो 200 रुपए के लिहाज से, टैक्स ले रहे हो 200-300 जो भी है, उस पैसे से यदि आप दिखाइए कि हमने एनवायरमेंट में कम से कम ये काम किया, कम से कम आपने ये काम कर दिया कि मनाली के आउटर स्कर्ट्स में हमने इतनी बड़ी पार्किंग बना दी और अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अलाउ कर दिया, आपकी पर्सनल गाड़ी को नहीं जाने देंगे किसी की भी, तो अंदर का एरिया साफ रहेगा। आप ये कहते मैं तो भी मान लेता। आप ये कहते हैं हमने जंगलात के अंदर दोबारा आसपास के इलाकों में जंगलों को समृद्ध करने के लिए जंगलों में बड़े बड़े पेड़ लगवा दिए हैं, हम ये भी मान लेते हैं। परंतु जब आप पूछते हैं कि इससे उपयोग कहां हुआ, तो आधिकारिक रूप से आरटीआई में कोई उत्तर नहीं मिलता और अनाधिकारिक रूप से बताया जाता है कि जी इससे जो पैसा कमाया गया उससे सरकारी संस्थान के लोगों की तनख्वाहें दी गई हैं, क्योंकि सरकारें सारी आज बैंक करप्ट हैं, सारी सरकारें कर्जे के अंदर है। तो एनजीटी जिस भी जगह का है वो ये काम करता है। इसी प्रकार अब देखिए, एनजीटी निर्णय दे देगा 10 साल के बाद की डीजल की गाड़ियां आपने नहीं चलानी, ठीक है जी, नहीं चलानी। पहली बात, वाहन मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी को अगर 10 साल से ज्यादा दिया हुआ है, अलाउ किया, तो क्यों किया है? आप पहले दिन ही कह देते, चलिए वो भी मान लिया जाए कि आपने आज डीजल के बाद, तो उसका क्या लॉजिक आपने क्या दिया कि प्रदूषण फैलाता है। तो सर एक बात बताइए, 1990, 92, 94 में जब आपके पास गाड़ियां आती रही, BS3 इंजन आया, BS4 इंजन आया, BS6 इंजन आया, इन सब में आपको क्या चाहिए था कि पोल्यूशन ना हो। फिर भी आज नई से नई गाड़ी में आपको PUC का सर्टिफिकेट चाहिए, जबकि आप जानते हैं कि 2000 के आसपास जब ये नई गाड़ियां आ गई हैं, उसके बाद की गाड़ियों पे पोल्यूशन होता नहीं है, होता नहीं है। मतलब अगर आप PUC का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो 99% लोगों को सर्टिफिकेट सीधा मिल जाता है, मतलब उनकी गाड़ी में प्रदूषण होता नहीं है, लेकिन आपको PUC का सर्टिफिकेट रखना है। आपने क्या किया, उन बेरोजगारों को एक काम दे दिया जो शायद आपके भाई भतीजे थे नेताओं के, एक जगह ले लिया, भैया PUC का सर्टिफिकेट आपको हर 6 महीने लेना है, आप ये लेते चलिए। उनकी रोजी रोटी आपने चला दी। किस लिए? लॉजिक क्या है, क्या है कुछ नहीं पता। अब 15 साल बाद गाड़ी अगर मान लो आप कहते हैं खराब हो रही है, पहली बात तो उस गाड़ी की टेस्टिंग में यदि गाड़ी ठीक है तो क्यों पोल्यूशन नहीं फैला रही, तो आपको क्या तकलीफ है पुरानी गाड़ी की? आप ये बताइए ना। एक तरफ आपने कैसे प्रदूषण फैलाना है, प्रदूषण गाड़ी फैला नहीं रही है, तो आपको उस गाड़ी को सड़क से हटाना क्यों है? अच्छा, अगर आपको हटाना ही है, कोई और कारण आप बता रहे कि पुराना लोहा प्रॉब्लम करेगा, तो उसमें क्या होगा? तो जो व्यक्ति पुरानी गाड़ी दे रहा है उसको नई गाड़ी खरीदने के लिए नया खर्चा आएगा, उस पर आप कुछ योगदान दे रहे हो उसको, क्योंकि तुम्हारी पुरानी गाड़ी को 10 साल के बाद जो तुमने 10 साल ठीक से मेंटेन करी है, उससे प्रदूषण नहीं फैलाया, तो सरकार की तरफ से आपको नई गाड़ी लेने के लिए ये इंसेंटिव दिया जाता है, वो भी नहीं है। इसका मतलब आपने 10-15 साल बाद गाड़ी को हटवाना है ताकि नई गाड़ी आए। इसका मतलब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को आपने नहीं रोकना। आपकी जानकारी के लिए 2018 जिन्होंने इस पर काम करना है, मैं उनकी बात बताता हूं। 2018 में फरवरी के महीने में सिंगापुर ने आपके यहां मना कर दिया कि हम कोई नई कार को, क्योंकि सिंगापुर में कार की मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, कोई नई कार आपके आ नहीं सकती, कार पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, 5 लाख की गाड़ी पर 10 लाख का टैक्स लगा दिया, लोग नहीं सके। लेकिन वहीं पर सार्वजनिक सुविधाएं, टैक्सीज जो चलती हैं वो बहुत चीप कर दी हैं, रीजनेबल कर दी हैं, बसेस बहुत चीप चलती हैं वहां पर, मेट्रो बहुत कर दी है उन्हें। तो टैक्सी तो छोड़िए, टैक्सी तो पोल्यूशन करेगी, लेकिन मेट्रो और उन्होंने बड़ी बसें आपके लिए छोड़ रखी है। यहां पर इन्होंने क्या किया है, हाँ यहां हर आदमी फिर कार पे जाना चाहता है जिसके पास अफोर्ड कर सकता है। तो आपने न तो गाड़ियों को रोका, अब गाड़ी बनेगी तो बिकेगी। अच्छा, गाड़ी बनानी क्यों जरूरी है? क्योंकि गाड़ी बनाने वाली कंपनी आपको फंड करती है इलेक्शन के लिए। तो जो आप ये पर्यावरण की बात करें, 1974 से आज तक चलता आ रहा है। अभी देखिए गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब आप समझिए गंगा में प्रदूषण कहां से आ रहा है? जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज वहां पे कानपुर की है या अलग अलग जगहों की है, जो उसमें इंडस्ट्री में पोल्यूशन डाल रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई है? कोई नहीं है। जिसने जंगल को डिस्ट्रॉय किया, पर्यावरण को, उनके ऊपर कोई एक्शन है? कोई नहीं है।
जिन्होंने पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय कर दिया, पत्तियों को डिस्ट्रॉय किया, उन पर कोई एक्शन है? कोई नहीं है। आप कोई ऐसा एक्शन उन पर नहीं कर रहे, क्योंकि वो सारे समृद्ध लोग हैं, वो चाहते हैं जंगल कटे, बिल्डिंग बने। आपने आसपास के इलाकों में जहां खेती होती थी, जहां ग्रीनरी थी, वो सब बंद करा के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, क्योंकि जमीन किसान से आपने लिए, बिल्डर वहां पर बनाए और बड़े बड़े मकानों में लोग रहे। न वहां पानी है न बिजली, आपने शुरू कर दिया। क्या मतलब है? डेवलपमेंट के नाम पर आप कर क्या रहे हैं? और फिर आप बात करेंगे, एक बड़ा सा दिन आएगा 5 जून का, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, उस दिन सब मिलकर के अपने कॉफी पीजिएगा, टेबल पे बैठिए, बच्चों को स्कूलों में कार्यक्रम हो, बच्चे बोले, कुल मिला के एक इलोक्यूशन कंपटीशन हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया। अंत में अगर आप स्टडी करना चाहें, इसका नतीजा क्या निकला, ये भी तो कोई स्टडी करे, इसका नतीजा क्या निकला? आपका एनवायरमेंट 74 से आज तक पिछले 48 वर्षों में खराब 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 और खराब होता गया। तो कहीं तो ये सोचा जाए यार, अगर ये खराब और इसका मतलब जो हम 48 सालों में कर रहे हैं वो गलत है, कोई और रास्ता निकाला जाए। वो कोई नहीं सोचना चाहता। क्यों नहीं सोचना चाहते? क्योंकि जो लोग इस पूरे खेल से फायदा उठा रहे हैं वो ये चाहते ही नहीं आप सोचें, क्योंकि जिस दिन आप सोचेंगे आप कोई रास्ता निकालने की बात करेंगे, आपको सिर्फ यही अच्छा अखबारों में आ जाए, टीवी पे आ जाए, एनवायरमेंट डे हो गया, स्कूलों में बच्चों ने काम कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आप उस पर काम करते रहिए। यही इन वैश्विक शक्तियों की मंशा है। जिस दिन आप इसको समझेंगे उस दिन आप विभिन्न राजनीतिक दलों के उस बीहड़ से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कुछ और बड़े मुद्दे हैं। राजनीति, जो धर्म आज राजनीति पर हावी होता है, उसकी कोई अधिक यूटिलिटी नहीं है। धन्यवाद।